नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में विविधता। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर लाखों प्रकार के जीव होने के बावजूद वैज्ञानिक उन्हें पहचानते और व्यवस्थित कैसे करते हैं? आखिर जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, आपको जीवों में विविधता में जो चैप्टर है उसमें पहली हेडिंग पढ़नी है जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें बच्चों, पृथ्वी पर लगभग 18 लाख यानी 1.8 मिलियन से अधिक प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्णन किया जा चुका है। सभी जीव जो होते हैं वो आकार, रंग, भोजन, रहने के स्थान और शरीर की संरचना में अलग अलग होते हैं। इन्हीं अंतर और समानताओं को जीवों में विविधता कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपको पता है कि पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनमें कुछ बहुत छोटे होते हैं जिन्हें देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे, इनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि कुछ जीव इतने बड़े होते हैं कि इनको देखने के लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे चीता, शेर, लायन, ठीक है, या और हाथी भी ले लीजिए। ये सब क्या है, बड़े बड़े जानवर होते हैं। अगर हम बात करें जीवों के आकार, आकृति, रहने के स्थान, भोजन प्राप्त करने के तरीके तथा जीवन क्रियाओं में भिन्नता पाई जाती है। ये जीव जो होते हैं, अलग अलग जो जीव होते हैं, इनके आकार इनका क्या होता है, अलग अलग होता है। इनकी आकृति अलग होती है, इनके रहने का स्थान अलग होता है, भोजन प्राप्त करने के तरीके अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, वो सोपसुई कहलाते हैं। कुछ जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्लियर है? तो इनमें भोजन प्राप्त करने के तरीके भी बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी भिन्नता को जीवों में विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आगे आपको जो बच्चों पढ़ना है वो पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। अगर बच्चों हम बात करें जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एक ऐसा एरिया जहां पर डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ माइक्रोब्स होते हैं। क्लियर है? अगर वो पाए जाते हैं, उनमें आपको विविधता देखने को मिलती है, तो इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीव हमने पढ़े हैं, उनके बारे में क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। ये क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं। कैसे जीवों को उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो वर्गीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए जैसे कुछ जीव है, उनके शरीर में छिद्र पाए गए तो उनको पोरीफेरा में रखा गया, जबकि कुछ जीव है उनमें रीढ़ की हड्डी पाई गई तो उनको कशेरुक कहते हैं, जबकि कुछ जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई गई तो उनको अकशेरुकी कहते हैं। क्लियर है? अब इन जीवों को बच्चों हमें क्या करना है, वर्गीकरण कर दिया गया है। अब हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में समझना है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता में कि जीवों के अध्ययन को ये सरल बनाता है। यानी वर्गीकरण से जितने भी जीव हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जीवों की पहचान करने में भी बच्चों क्या होती है, आपको हेल्प मिलेगी। तीसरा पॉइंट है जीवों के बीच संबंधों को समझने में भी मदद मिलती है। चौथा पॉइंट है नए जीवों को सही समूह में रखने में भी सुविधा होती है। पांचवा पॉइंट जो है वो वैज्ञानिकों के बीच जानकारी का आदान प्रदान आसान हो जाता है। तो फिर से समझिए वर्गीकरण की आवश्यकता में बच्चों आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला, ये जीवों को अध्ययन क्या कर देता है, सरल बना देता है। जीवों की पहचान में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। जीवों के संबंध को भी बच्चों ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और नए जीवों को सही समूह रखने में भी क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में जो जानकारी का आदान प्रदान होता है बच्चों, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। अब आगे आपको प्रमुख विभाजन यानी प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है और यूकैरियोटिक जीव क्या होता है उसको पढ़ना है। उससे पहले अगर आप ध्यान समझें तो जीवों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पहला प्रोकैरियोटिक जीव, दूसरा यूकैरियोटिक जीव। क्लियर है? अगर आप ध्यान समझें तो प्रोकैरियोटिक उनको कहा जाता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक उनको कहा जाता है बच्चों जो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं।
प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बैक्टीरिया पढ़ने को आता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंतर्गत पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूकैरियोटिक के अंतर्गत आपको किसको पढ़ना है? पादप, जंतु, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है। आगे अगर हम बात करें कि ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो पहला कोशिका की संरचना के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर, पोषण के प्रकार पर, शरीर की बनावट पर, विकास के स्तर पर। यानी अगर आप किसी जीव का वर्गीकरण कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कोशिका का संरचना, कोशिकाओं की संख्या, पोषण का प्रकार, शरीर की बनावट, विकास का स्तर। अब आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझना है कि यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं ध्यान समझना है कि इसमें आपको एक पहला पॉइंट याद रखना है कि इसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं, साथ ही साथ झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और सामान्यतः बच्चों ये एक कोशिकी होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। वहीं बच्चों यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें अस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होते हैं, झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीबा, पौधे, जंतु होंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले व्यवस्थित रूप से कैरोलस लिनियस ने किया था, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो बच्चों ये बेसिक चीजें थी जिनको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिएगा।